केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, संसद के लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। लोकसभा में वित्त से संबंधित मामले पहले पेश किए जाते हैं। जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि विधेयक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वित्त विधेयक, एक साधारण विधेयक। जो वित्त विधेयक आर्थिक बजट, बजट यानी पैसा, तो पैसे से जुड़ा कोई विधेयक जो होता है प्रपोजल, वो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया लोकसभा में। वह उनका लगातार 9वां बजट था। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट को पेश किया है। इस बजट की खासकर जो आंकड़ा संबंधी बातें हैं, डिटेल्स होगा तो कुछ बता देते हैं। डिटेल्स आंकड़ा जो आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकता है, उन ग्रुप में डालने का। अब मुख्य बातें आती है। इस बजट का आकार 53.5 लाख करोड़ है। इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, हम डालेंगे सब संबंधी लिख देना है। यह बजट का पूरा आकार है। 53.5 लाख करोड़ रुपए का यह बजट है 1 साल का। ये क्या है? खर्च का अनुमान है। इतना सरकार खर्च करेगी इस साल। अलग अलग सेक्टर का एलोकेशन है, वो हम डिटेल्स डालेंगे ग्रुप में। और उसके विरुद्ध में आमदनी गवर्नमेंट को कितना होने वाला है? मात्र 36.5 लाख करोड़, यानी कि जो 17 लाख करोड़ है वो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे। 17 लाख करोड़ के घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है? जब किसी भी सरकार को या किसी भी संस्था को, किसी व्यक्ति को भी आमदनी से अधिक खर्च करना पड़े ना, आमदनी से अधिक खर्च करना पड़े तो अपने आप को घाटे का बजट होता है ना। इसको इंग्लिश में डिफिसिट बजट कहते हैं। डेफिसिट बजट, घाटा। आमदनी कम, खर्च ज्यादा, तो हो गया घाटे का बजट। इस साल के अनुमान में सरकार को कुल प्राप्ति होगी इतना, अब घाटा खर्च करना पड़ेगा इतना, यानी कि इतना का घाटा। तो पैसा आएगा कहाँ से? जो खर्च नहीं करना है, आमदनी इतना है, इतना आएगा, और नहीं है, नहीं तो बजट काम नहीं करेगा। तो खर्च कहाँ से? एक बाकी जो गैप अमाउंट है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा मार्केट से। मार्केट से यानी कि पब्लिक से शेयर इशू करके, बॉन्ड इशू करके पब्लिक, गवर्नमेंट पैसा जुटाएगी या प्राइवेट पार्टी से लेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो सरकार देती है पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं पीपीपी मॉडल को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस मॉडल में बहुत से काम होंगे। मार्केट से गवर्नमेंट फंड लेगी, प्राइवेट प्लेयर से या गवर्नमेंट या बैंकों से उधार लेगी। दूसरा और कहाँ से पैसा आ सकता है? छोटी बचत योजनाओं से। गवर्नमेंट के जो स्मॉल सेविंग्स फंड होते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे आते हैं, उनका यूज करेगी और इस प्रकार करेगी। मंदिर से पैसा आता है ना? सरकार को मंदिर से पैसा? मंत्री से? मंदिर 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 वो अलग चीज है, उसका बजट से कोई लेन देन नहीं है। सरकार, इसका एक अलग टॉपिक करना पड़ेगा, एक बड़ी विवादास्पद मुद्दा है। सरकार को मंदिर से प्राप्त होने वाली चीज को उसको कर्ज के रूप में मान लिया जाएगा। जो मार्केट से कर्ज देगी गवर्नमेंट, तो वो मंदिर से भी कर्ज ही ले सकती है, उसका रूप नहीं सकता। शेयर होता है उसका कुछ परसेंट, बड़े बड़े मंदिरों का 10% आय का टैक्स लगता है, गवर्नमेंट लेती है, तो टैक्स उससे भी सीधा है। तो आय के सभी साधनों को मिला के एक राशि, ठीक है। जो इतना लाख करोड़ आय कर रहे हैं, तो आय के सभी साधन उसमें सब इंक्लूड हो गया, सब मिला के इतने ही आय होगा। बाकी जो गैप बच गया उसको मार्केट से कर्ज देना पड़ेगा या छोटी बचत योजनाओं से लेना पड़ेगा।
जितने भी प्राइवेट सेलिब्रिटी है सबका मिलाकर 36 लाख। हाँ, सब मिला करके फ्रॉम ऑल मीन्स, सब तरफ से आके अब इतना हमको कर्ज लेना पड़ेगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट का काम चलता है। अब सरकार खर्च कहाँ करती है? सरकार के खर्च का मुख्य जो जगह होता है वो क्या होता है? पुराने कर्ज पर ब्याज, जहाँ से ले, चाहे पब्लिक से ले या वित्तीय संस्थाओं से ले, जैसे ले, खर्च का मुख्य मतलब ही मेन एक्सपेंसेस, ब्याज, वेतन, पेंशन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, ठीक है, और कल्याण योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स होते हैं। यह नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, इससे गवर्नमेंट कुछ मिलना नहीं है। ब्याज तो ब्याज चला गया, कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर के लिए खत्म हो गया, और वेतन पेंशन कर्मचारी को वेतन पेंशन देना ही है, तो यह प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। वेतन कर्मचारी काम को प्रोडक्टिव माना जाता है, लेकिन वो तो वेतन के रूप में आगे कोई बहुत तो क्या कहते हैं, पूंजी का निर्माण नहीं होता है इसमें। ये बजट के बारे में मुख्य बात है। अब क्या क्या निराशा इस बजट से हुई, अब थोड़ा बजट की समीक्षा कर लिया जाए। इस बजट से इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इनकम टैक्स का जो आंकड़ा था वो पिछले साल का भी देख लेते हैं, पिछले साल क्या था। ये 26-27 है, 25-26 में जो बजट था ये 34.5 लाख करोड़ आमदनी था और 49.6 लाख करोड़ खर्च था। यहाँ पे लगभग गैप था 15 लाख करोड़ का गैप यहाँ भी था। तो मोटा मोटी हर साल सरकार का वही होता है, आमदनी कम होता है, खर्च ज्यादा होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि सरकार ने पहले से ही बहुत जगह से कर्ज ले रखा है। सरकार ने पहले से भी कर्ज ले रखा है, वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से, IMF, वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज रखा है, पहले से चला आ रहा है। डिफेंस में इस बार 15.29% की वृद्धि की गई है डिफेंस के बजट में। पिछले बार डिफेंस का बजट था 6.81 लाख करोड़, इस बार 7.8 लाख करोड़ हुआ है। 15.29% की वृद्धि हुई है। डिफेंस को इस बार पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक बजट दिया गया। क्यों? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बहुत सारे आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, गोला बारूद वगैरह खर्च हुए और समझ में आ गया कि डिफेंस सेक्टर में और भी जरूरत है काम करने की, हथियार की, रक्षा प्रणाली की, टैंक्स की, एयरक्राफ्ट्स की, इन सब की आवश्यकता ज़्यादा है। इसलिए डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बजट दिया गया है। खतरों को देखते हुए, हमें खतरा दो तरफ से ज़्यादा है, एक पाकिस्तान से, एक चाइना से। हम लोग बांग्लादेश में नया खतरा बन के उभरा हुआ है। भारत की जो स्थिति है, पूरब से भी खतरा है बांग्लादेश, पश्चिम से भी खतरा है पाकिस्तान, नॉर्थ से भी खतरा है चाइना, बीच में इंडिया। तो भारत को हमेशा अपनी सुरक्षा तैयारियों के तत्पर रहना पड़ेगा और डिफेंस के प्रिपरेशन में, रक्षा के क्षेत्र में सरकार कोताही नहीं कर सकती है। इसलिए डिफेंस को इस बार ज़्यादा बजट दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं उस पॉइंट पर कि इस बजट में क्या क्या नहीं हुआ जिससे निराशा हुई लोगों को। यह बजट, अधिकांश लोग इस बजट को खराब कर रहे हैं और निराशाजनक कर रहे हैं। खराब इन द सेंस कि उनकी आशा के अनुरूप नहीं है यह बजट। क्यों नहीं है?
हमारे देश में सबसे अधिक आबादी मध्यम वर्ग की है, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, छोटे उद्यमी उद्योगपति हैं या किसान हैं। अधिकांश आबादी उनकी है, सबसे टैक्स वही पे करते हैं। सरकार को टैक्स, इनकम टैक्स या व्यापारियों से जो जीएसटी आता है वो सब मिडिल क्लास से ही आता है। मिडिल क्लास के लाभ के लिए, मिडिल क्लास के बढ़ाई के लिए कुछ भी स्कीम नहीं है। मध्यम वर्ग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। इनकम टैक्स का स्लैब में पिछले साल था कि 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री थी, मतलब सभी तरह से आपको जो आमदनी होती है, साल में 12 लाख कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसमें एक होता है 75,000 का, 75,000 वही 10 लगा हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको कहते हैं मानक कटौती, एक स्कीम है, इसका फायदा होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, यानी कि ये टोटल 12,75,000 तक की आमदनी आपके टैक्स फ्री हो जाएगी। इतना जो सालाना कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये पिछले साल का था, इस बार ये ज्यों कहते हो रही है। जब सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है, डीए देती है 6 माह पर, साल में 2 बार, वस्तुओं के मूल्य बढ़ता है, व्यापारियों का आमदनी, रुपये का वैल्यू घटता है, हर साल हर दिन रुपये का महत्व घट रहा है, परचेजिंग पावर लोगों को कम हो रहा है। जाहिर बात है, सोने चांदी के भाव में देखो तो आसमान माथा पर लगेगा। हर चीज के रोजमर्रा की आवश्यकताओं में भी जो साल भर पहले जो चीज मिल रहा था कुछ तो बड़ा होगा। तो रुपये का जब वैल्यू घट रहा है, परचेजिंग पावर घट रहा है, तो सरकार को हर साल इसको रिवाइज करना चाहिए। और 12 लाख रुपए में पिछले साल जितने आराम से रह रहे थे हम, इस बार जरूरी है कि निश्चित है कि 12 लाख उतने आराम से नहीं कर पाएंगे, कुछ दिक्कत होगी। इन सब बातों विचार करके सरकार को कम से कम इसको कुछ तो बढ़ाना चाहिए था। ऐसा उम्मीद क्या होता है कम से कम इसको 13 लाख किया था और इसको कम से कम 1 लाख किया था। आयकर मुक्त आय की राशि को बढ़ाकर 13 लाख किया था और मानक कटौती से को 1 लाख किया था। 14 लाख तक की राशि को टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो कुछ राहत मिलती है, ऐसा लोगों को उम्मीद थी, बट ये नहीं हुआ। दूसरी निराशा कैसे हुई? सरकार की स्कीम आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान भारत, 5 लाख तक का इलाज, प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का परिवार को इलाज होता है मुफ्त मिलता है आयुष्मान कार्ड के थ्रू। उसको आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, पीएम जय भी कहते हैं उसको, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है। उसका जो अभी यह बीपीएल होल्डर जो राशन कार्ड हो, जो गरीब है बीपीएल कार्डधारी जो राशन कार्ड होल्डर है, उनको आयुष्मान कार्ड बनता है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उनको एज का बंधन नहीं है। लेकिन जो बीपीएल से बिलोंग नहीं करते, जो राशन कार्ड नहीं है, सभी चाहे कितना भी धनी हो कोई भी हो, तो जो 70 वर्ष तक का उम्र का आदमी है, 70 वर्ष या प्लस, तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है। आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है। किसको मिलता है? बीपीएल प्लस 70 साल क्या है, ऐसा मांग था लोगों का, सीनियर सिटीजन फोरम का या लोगों और भी संस्थाओं का, कि इसके जो उम्र सीमा है इसको इतना वर्ष या इतना वर्ष कर दिया जाए। 70 वर्ष के लोग बहुत कम है, 70 वर्ष से अधिक के लोग कम है, ज्यादा आबादी इस एज ग्रुप में है। 60 वर्ष कर दिया जाए, 65 वर्ष कर दिया जाए, तो इससे लाभान्वित होने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा लोग इस योजना से कवर अप हो जाएंगे। उनको इलाज में, रोग का इलाज कराने में आसानी होगी। गवर्नमेंट ने इस बजट में ये भी नहीं माना, ये 70 का 70 ही रह गया। और एक बात की इसमें लिमिट था 5 लाख का, लोगों की डिमांड ये भी थी कि इसको भी कम से कम 10 लाख या नहीं तो 8 लाख तो जरूर कर दिया जाए, 8 लाख या 10 लाख कर दिया जाए,
गवर्नमेंट ने वो भी नहीं पाई। तो बजट में इन दो बातों के नहीं होने से इसको निराशाजनक और फीका बन आता है। खेती के लिए भी कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई है, न महिला कल्याण के लिए भी घोषणा हुई है, न युवाओं के लिए भी घोषणा हुई है। युवाओं के लिए जो स्कीम चल रही है पहले से, वो भी बहुत अच्छे से नहीं चल रही है। जैसे मुद्रा लोन योजना है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कोई खास बात नहीं कही गई। बस पूरे बजट में न तो महिलाओं की चिंता की गई है, न मध्यम वर्ग की चिंता की गई है, न युवाओं की चिंता की गई है। रोजगार बेरोजगारी की बात कुछ भी नहीं की गई है, सब पेपरबाजी है। इसका पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। हो सकता है क्या कि इस बार बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव नहीं है। चुनाव कहाँ है? बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये सब राज्यों में है, केरला। एक बंगाल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार है, वो तो कहीं जीत जाएगी, वो तो विकल्प है ही नहीं। बंगाल में एक हाइट में है, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं 2027 में राज्य विधानसभा में सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव इसका होता है यूपी का। ये मार्च अप्रैल में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाला है। ये पूरा जो ट्रम्प कार्ड है, पूरा पिटारा जो है बचा के रखा गया है अगले साल के लिए। अगला बजट होगा तो देखो सब चीजें एक साथ मिल जाएगी, इसमें और भी कुछ बढ़ा चढ़ा के हो जाएगा। क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार रहती है, कई सरकार कुछ ज्यादा ही चुनाव के दृष्टिकोण में बहुत सारे काम कर रही है। चुनाव को देखते हुए बहुत सारे काम, अगले साल 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा। ये सब कुछ इसी दृष्टिकोण से सेट कर जाता है कि चुनाव में कितना अधिक फायदा हमको मिल सके। और यूपी चुनाव के पहले अगले साल जब 27 बजट होगा तो इसको दृष्टि में रखते हुए बहुत सारी घोषणाएं की जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है, पक्का अनुमान है। चलिए टॉपिक खत्म हो गया।